दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 4 ऊष्मा। दोस्तों, हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं और ठंडी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं, यानी जूट, कपास और पटसन से। और शीतकाल में जो ऊनी वस्त्र हम पहनते हैं वो हमें गर्म रखते हैं और ये जानवर रेशों से यानी जंतुओं से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र भेड़, बकरी, याक आदि के बालों से या उनसे प्राप्त ऊन से बनाए जाते हैं। जब मौसम गर्म होता है तो हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। और दोस्तों, किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र इसलिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि ये हमें अनुकूलन प्रदान करते हैं। दोस्तों, शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं और यदि आप बाहर धूप में आ जाते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी। इसका पता कैसे लगाया जाता है? तो आइए एक प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं को जो है ठंडा और गर्म कहते हैं। अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। जैसे जो तुरंत का बना हुआ चाय है वो गर्म होता है और बर्फ ठंडी होती है। सामान्य उपयोगी वस्तुओं में कुछ नाम आप समझ सकते हैं जो वस्तुएं ठंडी और गर्म होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक प्रयोग करना है, क्रियाकलाप के माध्यम से देखना है कि किस प्रकार से जो है गर्म और ठंडे का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप है। ए बर्तन में आपको गर्म पानी है, बी बर्तन में ठंडा पानी है। इसमें आप थोड़ी देर अपने हाथों को रखेंगे जब, तो एक सामान्य पानी, न तो जो ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडा है, सामान्य पानी में जब अपने आप दोनों हाथ डालते हैं तो गर्म जल में डाला हुआ हाथ आपको ठंडा महसूस होगा और जो ठंडे जल में आपने हाथ डाला था वो इस सामान्य जल में आपको गर्म महसूस होगा। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार जब आपने गर्म पानी में हाथ डाला तो वो टेम्परेचर उसका गर्म हो गया और ठंडे या बर्फ़ वाले पानी में हाथ डालने पर वो टेम्परेचर आपका कम हो गया था। और लेकिन जब आप सामान्य पानी में उन दोनों हाथों को एक साथ डालेंगे तो जो गर्म पानी में डाला गया हाथ था वो उसको ठंडा महसूस होगा और जो ठंडे में था उसको गर्म महसूस होगा। दोस्तों, लेकिन समस्या ये है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है उसको हम इंद्रिय स्पर्श या स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यानी किसी वस्तु को छूकर हम गर्म या ठंडे का अनुमान केवल हम अपने अनुभव के आधार पर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसके ताप की जानकारी होनी चाहिए। कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है या ठंडी, उस वस्तु की जो विश्वसनीय माप है उसके ताप से की जाती है। और ताप मापने के लिए दोस्तों तापमापी या थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं तापमापन किस प्रकार से किया जाए। दोस्तों, याद कीजिए, जब आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर नापने का थर्मामीटर मापा गया था और तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं, उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। दोस्तों, थर्मामीटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा थर्मामीटर जिससे हम शरीर का ताप मापते हैं उसे थर्मामीटर कहते हैं। देखिए, यहाँ पर चित्र में जो है वो डॉक्टरी थर्मामीटर का निशान चिन्ह जो है फोटो बनाया गया है और डॉक्टरी थर्मामीटर इसमें पारे का प्रयोग होता है और इससे शरीर का ताप मापा जा सकता है। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि इसमें एक लंबी, बारीक और समान व्यास की कांच की नली होती है। एक सिरे पर एक बल्ब होता है और बल्ब में पारा यानी कि जो है मरकरी भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। दोस्तों, यदि पारे की ये धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाकर जब आपको उसमें धारी दिखाई देने लगी तब आप इससे ताप मापने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो थर्मामीटर है ये सेल्सियस स्केल कहा जाता है, जिसको कि डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेल्सियस से दिखाया जाता है। दोस्तों, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उससे हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान माप सकते हैं, क्योंकि मानव जो शरीर का टेम्परेचर होता है इसी परास के अंदर होता है। इसके लिए हम इस तापमापी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो मानव शरीर का तापमान होता है वो लगभग सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
याद कर लीजिए, मानव शरीर का तापमान अगर जो आप सेल्सियस पैमाने पर मापते हैं तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब आप किसी भी तापमान को मापते हैं तो उसके आगे उसका मात्रक जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि 37 भर लिख देने से आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये किस मात्रक में लिखा गया है, सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में है या फिर केल्विन ताप में लिखा गया है। तो दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर से जब आप कुछ दोस्तों के तापमान मापते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही आएंगे। कुछ का तापमान थोड़ा सा कम या अधिक हो सकता है, और जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर या सामान्य तापमान कहते हैं वो स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत तापमान होता है। आइए देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने या उसके पाठ्यांक को रीड करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले और उपयोग के बाद धोना चाहिए, और धोने के लिए किसी एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग अच्छा रहता है। और ये सुनिश्चित करिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, और थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी कठोर पदार्थ से टकराने पर यह टूट सकता है। और इसके अलावा थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब वो बल्ब से पकड़ेंगे तो टेम्परेचर हमारा सही नहीं प्रदर्शित होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या चेतावनी बरतनी चाहिए, क्या चेतावनी है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग के लिए। दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का तापमान मापने को छोड़कर अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए, और थर्मामीटर को धूप और आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है। दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है, इसलिए इसका जो परास बनाया गया है या रेंज जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस बनाया गया है। अब आइए देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी। दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर तो मानव शरीर का तापमान मापने के लिए हो गया, लेकिन अन्य वस्तुओं का तापमान कैसे मापा जाता है। दोस्तों, इसके लिए एक अन्य तापमापी प्रयोग में लाते हैं, इसको प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो इसमें जो मापे जाने वाले अधिकतम और न्यूनतम तापमान है ये 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इस तापमापी से ताप मापा जा सकता है। दोस्तों, विभिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न तापमापी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमानों की जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला वाले जो तापमापी होता है उसका तापमान मापने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर यह है कि जब किसी बीकर में जल या थोड़ा सा आप जब पानी लेकर गर्म करते हैं तो तापमापी को इस प्रकार से उसमें डुबाइए कि जो भाग इसका बल्ब डूबा रहे लेकिन बर्तन की तली अथवा दीवारों को न छुए। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखा जाना चाहिए, इसको तिरछा नहीं करना चाहिए, और तिरछा करते समय जो है इसके पाठ्यांक में अंतर आ सकता है। और जैसे ही आप इस तापमापी को बीकर से निकालते हैं पारे का तापमान नीचे आना शुरू हो जाता है। पारे का प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां हैं। जैसे तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए, और तापमापी का बल्ब जो होता है जहां पर पारा होता है चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका कि तापमान मापना होता है। बर्तन जो है, बर्तन की दीवार बल्ब से नहीं छूनी चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां थी दोस्तों, जब आप पारे का जो पाठ्यांक लेते हैं प्रयोगशाला तापमापी में, तो होता यह है कि जब तापमापी से आप किसी गर्म जल का तापमान नोट करते हैं और जैसे ही उस बल्ब या जल को उस वस्तु में रखा जाता है जिसका तापमान मापना है उससे आप निकालते हैं तो उसका पाठ्यांक गिरने लगता है। और शरीर का तापमान मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, प्रयोगशाला तापमापी और शरीर के ताप मापने में उपयोग कर सकते हैं, शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर दोनों का जो प्रयोग है अलग अलग जगहों पर होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर भी पारे का तल वो नीचे या ऊपर नहीं जाता है और आप आसानी से उसका पाठ्यांक नोट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसका पाठ्यांक जैसे ही उस ताप वाली वस्तु से निकाला जाता है वो गिरने लगता है। दोस्तों, इसके अलावा देखिए तापमापी में पारे का जो प्रयोग है उसके विषय में
अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषैला पदार्थ होता है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान बहुत कठिन होता है। आजकल अंकीय या डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हो गए हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर आप अब हॉस्पिटलों में इसी तरह के तापमापी को देखते होंगे। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, ऊष्मा का स्थानांतरण। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पे रखा जाता है तो वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसका कारण ये है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से या आग से हटा लेते हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। लेकिन ये ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है, इसी कारण ये बर्तन ठंडा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है और वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है और यह तब तक प्रवाहित होती है जब तक दोनों का तापमान एक बराबर न हो जाए। यहाँ पर एक प्रयोग करना है। देखिए एल्यूमिनियम या लोहे की पट्टी को धातु के छड़ पे एक पट्टी पे आपको मोम के टुकड़े चिपकाने हैं और दूर से इस चित्र की तरह एक मोमबत्ती जलाकर आपको इसका परीक्षण करना है। तो आप देखेंगे कि जब आप गर्म करते हैं तो जो ऊष्मा जिस वस्तु को गर्म किया जाता है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। इसे चालन कहा जाता है। मोमबत्ती जहाँ पे गर्म किया जाता है वहाँ की मोमबत्ती सबसे पहले पिघल कर नीचे गिरती है, उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली। लेकिन सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं होता है। देखिए खाना पकाने के लिए जो उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन होते हैं वो प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है उसमें, और यदि उनको भी धातु का बनाया जाए तो हम उसे गर्म होता है और हमारा हाथ जल जाएगा। इसीलिए वहाँ पर कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, एबोनाइट या प्लास्टिक के हत्थे लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्रयोग करना है आपको। स्टील की चम्मच, ये धातु की बनी है, इसका क्या दूसरा सिरा गर्म होता है, हाँ या नहीं? तो दोस्तों स्टील की चम्मच कुछ ऐसी चम्मचें आती हैं जिसमें हत्था जो है वो प्लास्टिक का लगा होता है। आपको कोई गर्म वस्तु चलाने या हिलाने के लिए उस प्लास्टिक के हत्थे को लेकर पकड़कर चलाना होता है, तो वो आपको ऊष्मा का अनुभव नहीं होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहा जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा और कॉपर। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उनको ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इनको ऊष्मा रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। दोस्तों ऊष्मा का जो चालन और एक प्रकार और है ऊष्मा के स्थानांतरण का, वो ये है कि एक प्रयोग करना है। एक देखिए गोल पेंदे का फ्लास्क लेना है, इसमें या तो बीकर ले लीजिए, इसमें 2/3 पानी भरकर एक तिपाई पर रखिए और फ्लास्क को रखने का ऐसा प्रबंध करिए कि नीचे मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए और एक एक्स्ट्रा की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखिए और क्रिस्टल के नीचे मोमबत्ती रखकर धीरे से जलाइए। दोस्तों जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठने लगता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए जो है आ जाता है। फिर भी यह जल नीचे वाला गर्म होकर ऊपर उठता है और उसके आसपास का जल उसके स्थान पर आ जाता है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म नहीं हो जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो एक आपने देखा चालन ऊष्मा स्थानांतरण की विधि और दूसरा है संवहन। देखिए यहाँ पर एक प्रयोग के माध्यम से इसको दिखाया गया है। तो ऊष्मा स्थानांतरण जो है वो चालन के द्वारा भी हो सकता है और दूसरी प्रक्रिया इसकी विकिरण के द्वारा होता रहता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि एक आपको प्रयोग करना है। मोमबत्ती से आपको मोमबत्ती जलाकर उसके आसपास हाथ अपना ले जाते हैं। देखिए तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है और आपको इस प्रयोग करने में सावधानी ऐसे रखनी चाहिए कि ज्वाला को सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि आपके हाथ न जलने पाएं। ध्यान दीजिए दोस्तों कि ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अधिक अनुभव करता है, जबकि बगल की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए वायु लौ के ऊपर वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। दोस्तों एक और देखिए, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं एक मनोरंजक घटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल या धरती की सतह जल की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होता है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है।
इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर चलती है और चक्र पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहा जाता है और समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं और रात में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल के जल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहने लगती है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से समुद्री समीर और स्थलीय समीर को दिखाया गया है और इनका संवहन किस प्रकार से होता है। समुद्री समीर यानी दिन के समय धरती की या स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की वायु उधर जाती है, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा अनुभव होता है। दोस्तों जो है हम जब धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट का अनुभव होता है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि। चालन और संवहन आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं जो तीसरा है क्या है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट होती है, सूर्य से हमें ऊष्मा कैसे पहुंचती है। यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, इसलिए सूर्य तक हम ऊष्मा को एक अन्य प्रक्रम से महसूस करते हैं जिसे विकिरण कहते हैं। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तार या तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटकर रखा गया कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण के द्वारा वातावरण में स्थानांतरित करता है और हमारा शरीर विकिरण के द्वारा ही परिवेश की ऊष्मा देता है और उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। दोस्तों सभी गर्म पिंड विकिरण के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं या ऊष्मा को छोड़ते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराती है तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग पारगत हो जाता है और ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण ही वस्तु का ताप बढ़ जाता है। इसलिए धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श इसीलिए दिया जाता है कि जो ऊष्मा है, सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊष्मा है, उसका काफी हद तक भाग परावर्तित होकर वापस लौट जाता है और आपको सीधे धूप लगने से बच जाती है। अब देखते हैं गर्मियों और सर्दियों में हमारे पहनने के वस्त्रों में प्रकार में उनकी भिन्नता क्या आती है। दोस्तों गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़ों को वरीयता देते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। इसकी जानकारी के लिए देखते हैं यहाँ पर एक क्रियाकलाप करना है। टिन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए और इनमें से एक का बाहरी पृष्ठ काला और दूसरी पे सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में शीतल जल भरिए और उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बे में भरे जल के तापमान देखिए। दोनों के तापमान में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? और केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप का अंतर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो काली सतह वाली डिब्बा है उसमें जल जल्दी गर्म होता है और सफ़ेद सतह वाले में जल्दी गर्म नहीं होता है। देखिए गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना आरामदायक इसलिए होता है क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, लेकिन हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक फैक्ट दिया गया है ब्लू बॉक्स में। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े। भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उनके बीच वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। और ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो आजकल उपलब्ध होता है। हवा इसलिए कि हवा ऊष्मा की कुचालक होती है जो न तो गर्मी को बाहर आने देती है न गर्मी को बाहर जाने देती है, जिसके कारण जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य रूप से वही बना रहता है। अब आइए देखते हैं सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म कैसे रखते हैं। दोस्तों सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन उष्मा रोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु भरी रहती है और यह वायु हमारे शरीर को जो है शरीर की उष्मा को सीधे परिवेश में या वातावरण में नहीं निकलने देती है।
जिसके कारण हमें उष्मा का अनुभव होता है। सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक दो जुड़े पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करने की छूट दी जाए तो आप इनमें से क्या चुनेंगे? दोस्तों, आप इनमें से दो पतले कंबलों का चुनाव करेंगे, क्योंकि दो कंबलों के बीच वायु की एक परत विद्यमान होती है जो आपको जल्दी जो है ठंड लगने से बचाएगी। अब ये अध्याय आपने देख लिया, आइए इसका जो संक्षेप है उसको देखते हैं। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ताप किसी वस्तु के उष्णता की कोटि की माप होती है। तापमापी या थर्मामीटर वह पदार्थ होता है जिससे किसी वस्तु का तापमान मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है और इस थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते हैं। इसका रेंज जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर सेल्सियस में नापा जाए तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है। दोस्तों, इसके अलावा उष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 तरीकों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है: चालन, संवहन और विकिरण। ठोसों में उष्मा का संचलन जो है वो चालन द्वारा होता है। द्रवों और गैसों में उष्मा का संवहन होता है, संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। और विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें उष्मा चालक कहा जाता है। जैसे धातुएं जो हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये उष्मा के चालक कहे जाते हैं। और जो पदार्थ अपने अंदर से होकर उष्मा को चालित नहीं होने देते हैं, प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उन्हें कुचालक पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय विकिरणों की अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े अधिक आरामदेह होते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें इसलिए गर्म करते हैं क्योंकि ऊन उष्मारोधी होते हैं और इनके रेशों के बीच वायु फंसी होती है, जिसके कारण हमें ठंडक का अनुभव कम होता है, क्योंकि हमारे शरीर के से उष्मा का जो क्षय होता है वो कम होता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।